तो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आ जाएगा वो है यूरिन फॉर्मेशन, या हम कह सकते हैं एक्सक्रीटरी फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। कि नेफ्रॉन का जो एक्सक्रीटरी फंक्शन है या यूरिन की जो फॉर्मेशन है, आसान अल्फाज में यूरिन की फॉर्मेशन होती कैसे है। उसमें हमारे पास आ जाएंगे मेजरली 3 स्टेप्स आ जाएंगे, जिसमें फर्स्ट जो प्रोसेस है वो हमारे पास कहलाएगा प्रेशर फिल्ट्रेशन, सेकंड वन इज कॉल्ड ट्यूबुलर सिक्रीशन एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड ए सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन आ जाएगी हमारे पास। तो फर्स्ट जो हमारे पास आ जाएगा प्रोसेस को हम बोलेंगे प्रेशर फिल्ट्रेशन। प्रेशर फिल्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि जब जो है हमारे पास जो ब्लड है वो फुल प्रेशर के साथ इंटर होते हैं। देखो आपको पता है कि ऊपर बड़ा पाइप लगा हुआ है, उसमें पानी आ रहा है और नीचे उसके छोटे छोटे पाइप लगे हुए हैं। तो जो बड़े पाइप में पानी आ रहा है वो आपको पता है उसकी डायमीटर ज़्यादा है, उसमें वाटर की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा वाटर आ रहा है। अब नीचे रास्ता उसके लिए कम होगा तो उसके ऊपर प्रेशर हो जाएगा ज़्यादा, वो हाई प्रेशर के साथ अब वो जो स्मॉल पाइप्स नीचे लगे हुए उसमें जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर जो रीनल आर्टरी, आपको पता है आर्टरीज तो बड़े बड़े जो ब्लड वेसल है वो होते हैं। ये इस आर्टरी में जो ब्लड आता है वो फुल प्रेशर के साथ आता है, मीन के वो ज़्यादा ब्लड इसमें आ रहा है। और जब वो आगे उसके लिए रास्ता स्मॉल हो जाता है, छोटा हो जाता है, क्योंकि कैपिलरीज आपको होता है स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स को बोलेंगे। जब ये स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल में एंटर होता है तो उसके ऊपर पड़ता है प्रेशर, और उस प्रेशर की वजह से, हाई प्रेशर की वजह से जो ब्लड है उसमें से जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं, वेस्ट मटेरियल प्लस वाटर प्लस साल्ट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स एटसेट्रा, ये सारी की सारी चीज़ें जो है प्रेशर की वजह से, हाई प्रेशर ऑफ ब्लड की वजह से, उसमें से ब्लड जो ब्लड वेसल है, जो यहाँ पर कैपिलरीज है, कैपिलरीज आपको पता है स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल भी है, उसकी जो परमिएबिलिटी है वो ज़्यादा होती है, मीन कि उसकी जो मेम्ब्रेन है वो बहुत थिन होती है, बहुत पतली होती है। तो ये सारी चीज़ें प्रेशर की वजह से उसमें से निकल जाते हैं और निकल के किधर आ जाते हैं, यहाँ पर बोमेन कैप्सूल में आ जाएंगे। ठीक है, अब बोमेन कैप्सूल में आ जाएंगे, वो जो निकली हुई चीज़ें ना ये सारी की सारी चीज़ें कलेक्टिवली कहलाएगी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बन जाएगा इन रिजल्ट ऑफ प्रेशर फिल्ट्रेशन। अब जो प्रेशर फिल्ट्रेशन होती है इसमें वन टाइम पर जब होगी ना तो पूरे हमारे बॉडी का जो ब्लड है उसका 20% जो ब्लड है उसकी प्रेशर फिल्ट्रेशन होगी, बाकी सारे ब्लड की नहीं होगी। एक टाइम पर 20% ब्लड की होगी। ठीक है, अब यहाँ पर जब प्रेशर फिल्ट्रेशन हो जाती है और ये फिल्ट्रेट हमारे पास बन जाता है, ये फिल्ट्रेट बोमेन कैप्सूल में आएगा सबसे पहले। उस बोमेन कैप्सूल से ये फिर इंटर हो जाएगा इनटू पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में। और प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में जैसे जैसे यहाँ से पास करता हुआ जाएगा तो आपको पता है कि ये जो नेफ्रॉन है ना, इसके गिर्द ऐसे ब्लड वेसल प्रेजेंट होते हैं। इसके जो पूरे स्ट्रक्चर है ना, पूरे फुल स्ट्रक्चर के ऊपर इस तरह से ये ब्लड वेसल जैसे प्रेजेंट होंगे, मीन के हर जगह पर आपको ब्लड वेसल नजर आएंगे। ठीक है, अब यहाँ से इन ब्लड वेसल में वो ब्लड आ रहा है जिसमें से सारी चीज़ें निकली हुई है, और इस डक्ट्स के अंदर, इन पाइप्स के अंदर वो चीज़ें आ रही है जो ब्लड से निकली हुई है, जिसको हमने फिल्ट्रेट का नाम दिया हुआ। अभी हम इसको यूरिन नहीं बोल रहे, फिलहाल हम इसको फिल्ट्रेट का नाम देंगे। ये फिल्ट्रेट जैसे जैसे यहाँ से पास करेगा तो इसके ऊपर ब्लड वेसल भी प्रेजेंट है इन ट्यूब्यूल्स के ऊपर। तो यहाँ पर जो हमारे पास फिल्ट्रेट है 99% जो फिल्ट्रेट है वो यहाँ से हो जाएगा रीअब्जॉर्ब, वो किधर चला जाएगा, वापस ब्लड में। पीछे रह जाएगा सिर्फ 1% फिल्ट्रेट। 1% जो है वो आगे मूव करता हुआ जाएगा नेक्स्ट पार्ट में, और 99% जो है वो यहाँ से दोबारा से हम कहते हैं कि ऐसे आ जाएगा ब्लड वेसल्स के अंदर, क्योंकि इसमें से वो चीज़ें भी रिलीज हो जाती है जो ब्लड को चाहिए होती है, लेकिन वो हाई प्रेशर होता है और प्रेशर की वजह से वो सारी चीज़ें भी निकल जाती है उसमें से जो ब्लड को रिक्वायर्ड होती है। अब वो ब्लड को रिक्वायर्ड है तो ब्लड ने वापस लेनी है, तो वो यहाँ से क्या हो जाएंगे, रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे। ये जो 1% फिल्ट्रेट है ये फिर इंटर हो जाएगा यहाँ से लूप ऑफ हेनले में इंटर हो जाएगा, और लूप ऑफ हेनले से होते हुए इस तरह से ये मूव करता हुआ आएगा, और यहाँ से भी इधर यहाँ से भी क्या होगी, स्पेशली जो वाटर हो गया, अगर और वाटर रह चुका है जो ज़्यादा है तो उसकी रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी। इस तरह से फॉर एग्जांपल सोडियम आयन है तो उसकी हो जाएगी रीअब्जॉर्प्शन। फिर ये फिल्ट्रेट ऐसे चलता रहेगा, इन ट्यूब्यूल्स के अंदर आता रहेगा, फिर ये इंटर हो जाएगा इनटू डीसीटी, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में। और डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल जो है यहाँ पर जो प्रोसेस होगा हमारे पास वो आ जाएगा ट्यूबुलर सिक्रीशन, जो नेक्स्ट हमारे पास है। ट्यूबुलर सिक्रीशन का मतलब होता है ब्लड वेसल में से, जो हमारे पास ब्लड वेसल्स है उसमें से किसी भी चीज का डीसीटी में आना।
वो प्रोसेस जिसमें ब्लड वेसल में से कोई सी भी चीज़ है, फॉर एग्जांपल यहाँ से रीअब्जॉर्प्शन हो गई बहुत ज़्यादा, और मीन के फॉर एग्जांपल 5 ग्राम कैल्शियम चाहिए था ब्लड को और फिल्ट्रेट के अंदर 10 ग्राम था और ब्लड वेसल में वो 10 का 10 ही चला गया। अब इसको चाहिए था सिर्फ 5% और इसने जल्दी में ज़्यादा अब्जॉर्ब कर ली, रीअब्जॉर्ब कर लिया है, तो वो वहाँ से क्या हो जाएगा, अब दोबारा से ये जब ब्लड ऐसे मूव करता हुआ आएगा ना टिब्यूल में से होते हुए नीचे, ऊपर से ब्लड आ रहा है वेसल्स में और नीचे से जो है वो फिल्ट्रेट आ रहा है, यहाँ से इन ब्लड वेसल में से दोबारा से वो वाली चीज़ें जो नहीं चाहिए वो वापस आ जाएगी इसके अंदर। जैसे वही एग्जांपल हमने ली थी ना झाड़ू वाली, के झाड़ू हम लगाते हैं कुछ चीज़ें इसमें से उठा लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपको कोई ऐसी चीज़ नज़र आ गई कि आपको लगा कि यार ये तो ज़रूरी चीज़ होगी और आपने कचरे में से उठा लिया, उठाने के बाद जब आपने उसको खोल के देखा तो आपको लगा कि नहीं ये इतना ज़रूरी नहीं है, तो आप दोबारा से वापस उसको कचरे में फेंक देते हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी है कि ब्लड वेसल में से चीज़ें रीअब्जॉर्ब हो जाती है, जब उसको पता चलता है कि भाई ये मुझे अभी या इस क्वांटिटी से ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए या ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए, इसको वापस भेजना है, तो यहाँ से DCT वाले जो ट्यूब्यूल्स हैं ब्लड वेसल में से वो वापस DCT में आ जाएंगे और यही जो प्रोसेस है इसको हम बोलेंगे ट्यूबुलर सिक्रीशन बोलेंगे। फिर ट्यूबुलर सिक्रीशन जो है हो जाती है, उसके बाद ऐसे ये फिल्ट्रेट ऐसे मूव करता हुआ आएगा कलेक्टिंग डक्ट्स में, और लास्ट जो प्रोसेस है हमारे पास वो है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के जो लास्ट कलेक्टिंग डक्ट्स है, यहाँ से होगी सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। और सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि कुछ खास चीज़ें जो है वो यहाँ से अब्जॉर्ब होगी, बाकी जो चीज़ें हैं इवन के कोई ऐसी चीज़ें जो ब्लड को रिक्वायर्ड भी है और वो अब्जॉर्ब पीछे नहीं, रीअब्जॉर्ब नहीं हो चुकी पीछे, लेकिन वो ब्लड को चाहिए तो वो यहाँ से रीअब्जॉर्ब नहीं होगी अगर वो उन सेलेक्टिव चीज़ों में नहीं है, उन सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स में नहीं है, उन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोलाइट्स में नहीं है, तो वो वापस यहाँ से नहीं जाएगी। और यहाँ से जो चीज़ें जाती है बेसिकली वो हमारे पास है वाटर, ये वाटर के लिए परमिएबल है, यहाँ से वाटर जा सकता है, उसके लिए ये सेलेक्टिव है। फिर उसके अलावा हमारे पास है सोडियम आयन है और कैल्शियम आयन है। इन तीन चीज़ों के अलावा कोई भी चीज़ यहाँ से जो है वो रीअब्जॉर्ब नहीं होगी, इसीलिए इसको हम बोलते हैं सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन मीन कि जो हमारे पास स्पेसिफिक मॉलिक्यूल है, स्पेसिफिक चीज़ें हैं, स्पेसिफिक आइटम है, दैट इज़ फ्लोइंग इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, जो फिल्ट्रेट के फॉर्म में जो है वो उसके अंदर फ्लो कर रही है, उसके अंदर जा रही है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में से होते हुए नेक्स्ट पार्ट में कलेक्टिंग डक्ट्स में, वहाँ पर उसमें से स्पेसिफिक चीज़ों का दोबारा से ब्लड में चला जाना। कि कोई चीज़ आपने जो है वो देखी है, वो देख ली, आपने कहा कि सो ये ज़रूरी नहीं होगी, आपने फेंक दी, फिर आपको सोच आया कि हो सकता है कि भाई ये चीज़ ज़रूरी थी, मैंने देखी तो सही, लेकिन हो सकता है कि ये ज़रूरी थी, किसी और को चाहिए होगी घर में, आप दोबारा से वापस उसमें से उस स्पेसिफिक चीज़ को उठा लेते हैं। तो इसी तरह से यहाँ से उन स्पेसिफिक चीज़ों का दोबारा से इसमें से ब्लड वेसल में जाना, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, और ये प्रोसेस होगा कलेक्टिव डक्ट से। जहाँ से जब सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है, नाउ द फिल्ट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू यूरिन। अब जो फिल्ट्रेट है वो यूरिन में कन्वर्ट हो जाएगा, उसमें से जितना भी एक्स्ट्रा वाटर था, जितनी भी उसके अंदर एक्स्ट्रा सोडियम आयन या कैल्शियम आयन थे, वो सारी की सारी ब्लड में चली गई है। पीछे सिर्फ वो चीज़ें रह गई है जो क्या है, एक्स्ट्रा है, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कहलाते हैं, और वो चीज़ें जो है वो इसके बाद इसमें कोई भी काम नहीं होगा। ये अब यूरिन है। इवन के फॉर एग्जांपल अगर इस यूरिन के अंदर ग्लूकोज आ चुका है तो वो ग्लूकोज भी यहाँ से रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, वो यूरिन में ही निकलेगा हमारे बॉडी से, वापस नहीं जाएगा, क्योंकि ये उसके लिए परमिएबल नहीं है। ये सिर्फ वाटर, सोडियम एंड कैल्शियम के लिए परमिएबल है, यहाँ से वो रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे। बाकी चीज़ें जो है वो जैसे हैं फिल्ट्रेट के अंदर उसी तरह से वो कन्वर्ट हो जाएंगे यूरिन में, और यूरिन के फॉर्म में कलेक्टिंग डक्ट से होते हुए जाएंगे सारे जितने भी नेफ्रॉन्स है। आपको पता है कि हर किडनी में तकरीबन 7 मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो हर नेफ्रॉन में ये सेम प्रोसेस हो रहा होता है, और हर नेफ्रॉन में स्मॉल क्वांटिटी में यूरिन बन रहा होता है। यहाँ से देखो 99% चीज़ें तो वापस चली गई है फिल्ट्रेट, सिर्फ 1% में भी बहुत सारी चीज़ें वापस चली जाती है, कुछ चीज़ें वापस आ जाती है लेकिन ज़्यादातर वापस जाती है। तो मीनिंग है देखिए एक ही नेफ्रॉन के अंदर सारा यूरिन बनता है, बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी में थोड़ा सा यूरिन बनेगा एक नेफ्रॉन में, इस तरह से दूसरे नेफ्रॉन में, इस तरह से तीसरे नेफ्रॉन में, और मल्टीपल नेफ्रॉन्स है, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट है, तो हर एक में ये सेम प्रोसेस हो रहा होता है एट सेम टाइम, और हर एक में थोड़ा थोड़ा यूरिन बन रहा होता है। और सब में जो यूरिन बन रहा होता है, जैसे हमने यहाँ किडनी की जो स्ट्रक्चर हमने ऐसे डिस्कस की थी कि उसमें यहाँ पर जो पार्ट आ जाता है उसको हम बोलेंगे रीनल पेल्विस बोलेंगे। तो वो सारे के सारे नेफ्रॉन में से
यूरिन कलेक्ट होके आता है यहाँ पर रीनल पेल्विस में, और यहाँ पर वो सारा का सारा जितना भी यूरिन इनमें से आ रहा होता है वो ऐसे जमा हो रहा होता है, और जमा होने के बाद यहाँ से यूरीटर के ज़रिए वो किडनी से जो है वो निकल जाता है ये यूरिन, और चला जाता है यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाएगा टेम्परेरी टाइम के लिए, और फिर वहाँ से जो है वो जब उसकी जो कैपेसिटी है या उसका जो वॉल्यूम है जितना वो फिल कर सकता है, जितने उसके अंदर टॉलरेंस है, बर्दाश्त कर सकता है ब्लैडर, उतनी यूरिन को ऊपर स्टोर करेगा। जैसे ही उसकी टॉलरेंस ख़त्म होती जाएगी, उसके ऊपर ज़ोर पड़ता जाएगा यूरिन का, तो फिर वहाँ से आपको पेन सी महसूस होती है, और फिर उसके बाद जो है वो उसको हम यूरिनेट कर देते हैं अपने बॉडी से, एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाता है कि ये प्रोसेस है, ये बेसिकली वो मैकेनिज़्म है जिसके ज़रिए यूरिन की फॉर्मेशन होती है नेफ्रॉन में। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक्सक्रीटरी फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन है कि नेफ्रॉन किस तरह से काम करता है, कौन से पार्ट में क्या क्या काम हो रहा होता है, और यूरिन कैसे बनती है, कैसे ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है, उसमें से एक्स्ट्रा मटेरियल जो है वो रिलीज़ आउट हो जाते हैं और वो यूरिन में कन्वर्ट होकर हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। थैंक यू सो मच।